रेफ्रिजरेटर में नई रेफ्रिजरेंट गैस डालने से पहले ह्यूमन सिस्टम को पहले तैयार करना होगा। इस तैयारी को वैक्यूमिंग कहते हैं। यह एक बहुत जरूरी स्टेप है। फ्रिज सिस्टम के अंदर की कॉपर पाइप्स को एक साफ कमरे की तरह समझो। हम अंदर सिर्फ स्पेशल तेल और रेफ्रिजरेंट गैस चाहते हैं। अगर कुछ और है, जैसे हवा या पानी, तो सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। हवा रेफ्रिजरेंट नहीं है, इसे स्पेशल गैस की तरह लिक्विड में कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसकी मौजूदगी से दिक्कतें आती हैं। रेफ्रिजरेटर सही से ठंडा नहीं होगा। कंप्रेसर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है, जिससे समय के साथ उसे नुकसान हो सकता है। इसीलिए ह्यूमे पहले सब कुछ हटाना होगा। रेफ्रिजरेशन पाइप्स के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन नमी है। नमी बस थोड़ी मात्रा में पानी होती है। जब हवा पाइप्स में जाती है तो वह अपने साथ पानी की भाप भी लाती है। यह पानी सिस्टम के लिए बहुत खराब है। जब यह रेफ्रिजरेंट और कंप्रेसर तेल के साथ मिलता है तो यह एक तरह का एसिड बना सकता है। यह एसिड संक्षारक होता है। यह कॉपर पाइप्स के अंदर को खा सकता है और कंप्रेसर के नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। समय के साथ इससे पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो सकता है। एक सही वैक्यूम ही इस छिपी हुई नमी को उबालकर हटाने का एकमात्र तरीका है, जिससे उपकरण की लंबी और स्वस्थ जिंदगी सुनिश्चित होती है। एक गहरा वैक्यूम बनाने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम शुद्ध हो। रेफ्रिजरेंट गैस बहुत विशिष्ट दबावों और तापमानों पर काम करने के लिए डिजाइन की गई है। अगर अन्य गैसें हैं, जिन्हें हम नॉन कंडेंसेबल गैसें कहते हैं, जैसे हवा से नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो वे इस प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। वे कंडेंसर और इवेपोरेटर कॉइल्स के अंदर जगह घेर लेती हैं। इससे हीट एक्सचेंज की कार्यक्षमता कम हो जाती है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा होने में दिक्कत होगी। आपको लग सकता है कि फ्रीजर ठीक से फ्रीज नहीं हो रहा है या ताजे खाने वाला सेक्शन बहुत गर्म है। वैक्यूमिंग करके हम एक खाली जगह बनाते हैं, एक साफ स्लेट जो सिर्फ सही रेफ्रिजरेंट डालने के लिए तैयार होती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो वैक्यूमिंग एक घर को नए फर्नीचर में ले जाने से पहले साफ करने जैसा है। आप अपने नए सोफे को धूल भरी गंदी फ्लोर पर नहीं रखना चाहेंगे। उसी तरह हम ताज़ा साफ रेफ्रिजरेंट को ऐसे सिस्टम में नहीं डालना चाहते जो हवा और नमी से दूषित हो। यह शुरुआती सफाई प्रक्रिया मूलभूत है। यह किसी भी प्रोफेशनल रिपेयर के लिए एक गैर प्रक्राम्य कदम है। इसे छोड़ना या गलत तरीके से करना भविष्य की समस्याओं की गारंटी है। यह सुनिश्चित करता है कि रेफ्रिजरेंट अपना काम कुशलता से कर सके और कंप्रेसर को, जो रेफ्रिजरेटर का दिल है, समय से पहले खराब होने से बचाता है। 6. वैक्यूम प्रोसेस शुरू करने के लिए ह्यूमें एक स्पेशल टूल चाहिए, जिसे मैनिफोल्ड गेज सेट कहते हैं। इस टूल में 2 गेज होते हैं, एक नीला और एक लाल, और 3 होज होते हैं। नीला गेज सिस्टम के लो प्रेशर साइड के लिए है और लाल वाला हाई प्रेशर साइड के लिए है। होज भी कलर कोडेड होते हैं, एक नीला होज, एक लाल होज और एक पीला होज। पीला होज यूटिलिटी या सर्विस होज है। इसका इस्तेमाल हमारे वैक्यूम पंप या रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को जोड़ने के लिए किया जाता है। कुछ भी जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि मैनिफोल्ड गेज सेट पर वाल्व, छोटे नॉब दोनों पूरी तरह से बंद हों। गैस को बाहर निकलने या हवा को अंदर जाने से रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। अब चलो हॉज को रेफ्रिजरेटर से जोड़ते हैं। आपको कंप्रेसर यूनिट पर 2 सर्विस वाल्व मिलेंगे। एक सक्शन लाइन है जो लो प्रेशर साइड है। यह आम तौर पर एक बड़ी पाइप होती है। दूसरी डिस्चार्ज लाइन है हाई प्रेशर साइड, जो एक छोटी पाइप होती है। अपने मैनिफोल्ड सेट से नीले होज को लें और उसके सिरे को लो प्रेशर सक्शन लाइन पर सर्विस वाल्व से जोड़ें। सुनिश्चित करें कि यह कसकर कसा हुआ है ताकि एक अच्छी सील बन सके। अगला लाल होज को लें और उसे हाई प्रेशर डिस्चार्ज लाइन पर सर्विस वाल्व से जोड़ें। फिर से सुनिश्चित करें कि यह कनेक्शन सुरक्षित और उंगली से कसकर फिट हो। रेड और ब्लू होज रेफ्रिजरेटर से जुड़े हुए। अब हम अपना ध्यान पीले होज पर देते हैं। ये हमारा मुख्य वर्किंग होज है। मैनिफोल्ड गेज सेट से बीच वाले पीले होज को लें और उसे अपने वैक्यूम पंप पर इंटेक पोर्ट से जोड़ें। वैक्यूम पंप एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो सिस्टम से सारी हवा और नमी को खींच लेगा। पंप पर कनेक्शन पोर्ट आमतौर पर पीतल का बना होता है और इसमें सर्विस वाल्व की तरह ही थ्रेड्स होते हैं। पीले होज को सुरक्षित रूप से कस दें। इस पॉइंट पर आपके पास एक पूरा सर्किट है, रेफ्रिजरेटर से गेज तक और गेज से पंप तक। पंप शुरू करने से पहले हर कनेक्शन को दोबारा चेक करना एक अच्छा विचार है। धीरे से हर होज को खींचकर देखें कि वह मजबूती से जुड़ा हुआ है या नहीं। कनेक्शन कसकर होने चाहिए, लेकिन उन्हें रिंच से ज्यादा कसे नहीं, जब तक कि मैन्युफैक्चरर के निर्देश ऐसा न कहें, क्योंकि इससे होज फिटिंग के अंदर की रबर सील खराब हो सकती है। मैनिफोल्ड गेज ब्लॉक पर नीले और लाल दोनों वाल्व अभी भी बंद पोजीशन में होने चाहिए। हम अब पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और अगले स्टेज के लिए तैयार हैं।
जो वैक्यूम पंप को शुरू करना और सिस्टम को खाली करना शुरू करने के लिए वाल्व खोलना है। अब जब सब कुछ सुरक्षित रूप से कनेक्ट हो गया है, तो हम असल वैक्यूमिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका वैक्यूम पंप एक स्थिर समतल सतह पर है। पंप में तेल का लेवल चेक करें। ज्यादातर पंप में इसके लिए एक छोटी सी साइड ग्लास होती है। तेल साफ और सही लेवल पर होना चाहिए। अब आप वैक्यूम पंप को एक भरोसेमंद पावर सोर्स में लगा सकते हैं और उसे ऑन कर सकते हैं। आपको इसे एक स्थिर हम के साथ चलना शुरू होता हुआ सुनाई देगा। पंप अब काम कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ पीले होज पर वैक्यूम खींच रहा है। रेफ्रिजरेटर सिस्टम को वैक्यूम करना शुरू करने के लिए ह्यूमन मैनिफोल्ड गेज पर वाल्व खोलने होंगे। अपने मैनिफोल्ड गेज सेट पर नीले लो साइड वाल्व और लाल हाई साइड वाल्व दोनों को धीरे धीरे खोलें। उन्हें एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं जब तक कि वे पूरी तरह से खुल न जाएं। जैसे ही आप उन्हें खोलेंगे, आप नीले और लाल दोनों गेज पर सुइयों को हिलना शुरू करते हुए देखेंगे। वे 0 से नीचे स्केल के वैक्यूम वाले हिस्से में गिर जाएंगी। यह एक अच्छा संकेत है। यह दिखाता है कि पंप रेफ्रिजरेटर की पाइपों और कंप्रेसर से हवा को सफलतापूर्वक खींच रहा है। आप अब आधिकारिक तौर पर पूरे सिस्टम पर वैक्यूम खींच रहे हैं। यह प्रोसेस तुरंत नहीं होता। इसे सही ढंग से करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। हर कोई पूछता है कि वैक्यूम पंप को कितनी देर तक चलाना चाहिए। इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन एक सामान्य घरेलू रेफ्रिजरेटर के लिए एक अच्छा नियम यह है कि इसे कम से कम 30 से 45 मिनट तक चलने दें। बड़े सिस्टम या बहुत ह्यूमिड कंडीशन में आपको इसे 1 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक चलाना पड़ सकता है। लक्ष्य सिर्फ हवा निकालना नहीं है, बल्कि अंदर फंसी हुई किसी भी नमी को भी उबालकर निकालना है। पाइपों के अंदर दबाव कम करने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। एक गहरे वैक्यूम में पानी कमरे के तापमान पर भी उबलेगा और भाप में बदल जाएगा, जिससे पंप उसे बाहर खींच सके। हम जिस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वह एक गहरा वैक्यूम है। हम इसे माइक्रोन में मापते हैं। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए एक अच्छा गहरा वैक्यूम 500 माइक्रोन या उससे कम होता है। आपका मैनिफोल्ड गेज इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त सटीक नहीं हो सकता है, इसलिए पेशेवर तकनीशियन अक्सर सटीकता के लिए एक अलग डिजिटल माइक्रोन गेज का उपयोग करते हैं। आप इस गेज को भी सिस्टम से जोड़ते हैं। 500 माइक्रोन तक पहुंचना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ये पुष्टि करता है कि लगभग सारी हवा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी हानिकारक नमी हटा दी गई है। एक बार जब आप इस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो आप सिस्टम को किसी भी लीकेज के लिए चेक करने के लिए तैयार होते हैं। एक बार जब आपका वैक्यूम पंप पर्याप्त समय तक चल चुका हो और आप अपने 500 माइक्रोन के लक्ष्य तक पहुंच गए हों, तो एक महत्वपूर्ण टेस्ट करने का समय आ गया है। यह वैक्यूम डीके टेस्ट है, जिससे हम लीकेज की जांच करते हैं। लीकेज सिस्टम में कहीं एक छोटा छेद या खराब कनेक्शन होगा, जिससे हवा वापस अंदर आ सकती है। सिस्टम को महंगा रेफ्रिजरेंट गैस से भरने के बाद लीकेज का पता लगाने से बेहतर है कि अभी इसका पता लगा लिया जाए। टेस्ट शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सिस्टम को वैक्यूम पंप से अलग करना होगा। ऐसा करने के लिए अपने मैनिफोल्ड गेज सेट पर नीले और लाल दोनों वाल्वों को कसकर बंद करें। मैनिफोल्ड वाल्व बंद करने के बाद आप वैक्यूम पंप को बंद कर सकते हैं। सिस्टम अब सील हो गया है, जिसमें आपने बनाया गहरा वैक्यूम है। अगले स्टेप में धैर्य की आवश्यकता है। आपको अपने नीले लो साइड गेज पर सुई को देखना होगा, या बेहतर सटीकता के लिए अपने डिजिटल माइक्रोन गेज को। एक पूरी तरह से सील किए गए लीक फ्री सिस्टम में वैक्यूम लेवल स्थिर रहना चाहिए। गेज पर सुई हिलनी नहीं चाहिए, या यदि आप माइक्रोन गेज का उपयोग कर रहे हैं तो रीडिंग 500 माइक्रोन पर या उसके बहुत करीब स्थिर रहनी चाहिए। आपको निश्चित होने के लिए सिस्टम को कम से कम 15 से 30 मिनट तक ऐसे ही रहने देना चाहिए। यदि इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान आप देखते हैं कि गेज पर सुई 0 की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास लीकेज है। हवा कहीं से सिस्टम में रिस रही है। सुई जितनी तेजी से ऊपर उठती है, लीकेज उतना ही बड़ा होता है। यदि ऐसा होता है तो आपको लीकेज का स्रोत ढूंढना होगा और उसे ठीक करना होगा। ये एक ढीली फिटिंग, पाइप कनेक्शन पर एक फटा हुआ फ्लेयर या कॉपर लाइनों में एक छोटा पिनहोल हो सकता है। आपको लीकेज ढूंढना होगा, उसे ठीक करना होगा और फिर से शुरू से पूरी वैक्यूमिंग प्रक्रिया करनी होगी। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक सिस्टम एक स्थिर वैक्यूम बनाए नहीं रख सकता। दबाव में एक छोटा, बहुत धीमा वृद्धि लीकेज नहीं हो सकता है। यह सिस्टम के अंदर अभी भी उबल रही नमी का संकेत हो सकता है। यही कारण है कि 500 माइक्रोन का गहरा वैक्यूम प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकांश नमी पहले ही चली गई है।
यदि सिस्टम पूरे टेस्ट अवधि के लिए वैक्यूम को पूरी तरह से बनाए रखता है तो बधाई हो। ये पुष्टि करता है कि आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम टाइट, सील किया हुआ और दूषित पदार्थों और लीकेज दोनों से मुक्त है। अब आपको विश्वास है कि यह नए रेफ्रिजरेंट से सही ढंग से चार्ज होने के लिए तैयार है, जो मरम्मत प्रक्रिया का अंतिम स्टेप है। सिस्टम को सफलतापूर्वक वैक्यूम कर लिया गया है और लीकेज फ्री होने की पुष्टि भी हो गई है। अब आप अंतिम चरण में हैं। अंतिम स्टेप्स में सिस्टम को स्थायी रूप से सील करना और फिर सही मात्रा में रेफ्रिजरेंट गैस डालना शामिल है। कई घरेलू रेफ्रिजरेटरों के लिए जिन सर्विस वाल्वों को आपने जोड़ा था वे अस्थायी पिंच ओएन प्रकार के होते हैं। स्थायी मरम्मत में पाइपों को सील करना शामिल है। यह अक्सर ब्रेजिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है, जो उच्च तापमान पर सोल्डरिंग करने जैसा है। एक विशेष टॉर्च का उपयोग करके तकनीशियन कॉपर सर्विस पाइप को गर्म करता है और एक मजबूत, स्थायी, लीक प्रूफ सील बनाने के लिए ब्रेजिंग रॉड का उपयोग करता है। यह एक कुशल काम है जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। पाइप सील होने के बाद सिस्टम अपनी गैस चार्ज के लिए तैयार है। सबसे पहले आपको पीले होज को वैक्यूम पंप से डिस्कनेक्ट करना होगा। फिर आप इसी पीले होज को उस विशिष्ट रेफ्रिजरेटर के लिए सही प्रकार के रेफ्रिजरेंट वाले सिलेंडर से जोड़ेंगे। रेफ्रिजरेटर के प्रकार और मात्रा हमेशा उपकरण पर लगे स्टिकर या प्लेट पर सूचीबद्ध होती है। निर्माता द्वारा निर्दिष्ट सटीक प्रकार और वजन का उपयोग करना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। गलत गैस या गलत मात्रा का उपयोग करने से खराब प्रदर्शन होगा और कंप्रेसर को नुकसान हो सकता है। गैस अंदर जाने से पहले आपको पीले होज को पर्ज करना होगा। इसका मतलब है कि आप मैनिफोल्ड गेज पर कनेक्शन से थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट को बस एक सेकंड के लिए बाहर निकलने देते हैं। यह पीले होज में मौजूद किसी भी हवा को बाहर निकाल देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में सिर्फ शुद्ध रेफ्रिजरेंट ही जाए। अब रेफ्रिजरेटर बंद होने पर आप रेफ्रिजरेंट सिलेंडर पर वाल्व को धीरे धीरे खोल सकते हैं और फिर मैनिफोल्ड पर नीले लो साइड वाल्व को थोड़ा सा खोल सकते हैं। आप देखेंगे कि गेज पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि गैस खाली सिस्टम में बह रही है। यह अक्सर वजन द्वारा किया जाता है, जिसमें डिजिटल वजन स्केल का उपयोग करके यह मापा जाता है कि कितनी गैस डाली गई है। एक बार सही चार्ज अंदर आ जाने पर आप सिलेंडर और मैनिफोल्ड पर वाल्व बंद कर देते हैं। फिर आप होज हटा सकते हैं। काम पूरा हो गया। दबाव को बराबर होने के लिए कुछ मिनट प्रतीक्षा करने के बाद आप रेफ्रिजरेटर को प्लग इन कर सकते हैं और उसे चालू कर सकते हैं। आपको जल्द ही कंप्रेसर को सुचारू रूप से चलते हुए सुनाई देना चाहिए और थोड़ी देर बाद आपको सही जगहों पर पाइपों को ठंडा और गर्म महसूस होना चाहिए। इन स्टेप्स का सावधानी पूर्वक पालन करके शुरुआती वैक्यूम से लेकर अंतिम चार्ज तक आपने रेफ्रिजरेटर को एक नया जीवन दिया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह आने वाले वर्षों तक कुशलता से और विश्वसनीय रूप से चलेगा।